डॉक्टर विक्रम सिंह, जो हमारे संस्कृति के पोषक हैं और हमारी जो वेद की शिक्षा है और जो ज्ञान की शिक्षा है, योग की शिक्षा है, उसमें पारंगत है। अधिक समय न लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह टू कम हियर एंड टू गिव हिज डिस्कोर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राकेश मोहन कोठारी जी का, मैडम सुनीता का, श्री घनश्याम यादव जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप सबसे बातचीत करने का मौका दिया। आज मैं देख रहा था 3 डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो इट इज़ द बिगेस्ट डे, लार्जेस्ट डे, एंड इट इज़ फादर्स डे, and it is yoga day. So every day is a celebration, but today there are 3 celebrations. तो मैं योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन आपका। और जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आप सभी मुझे बहुत ही फिट, सुंदर और हंसमुख लग रहे हैं। तो लाजमी बात है कि आप सभी योग करते होंगे, तभी आप फिट एंड फाइन लग रहे हैं। योग दिवस 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया, इससे पूरे विश्व को ये पता लगा कि योग में कितनी ताकत है। हालांकि इसे प्रूव करने के लिए बहुत अधिक शोध हमारे देश में नहीं हुआ और इसके केवल फिजिकल एक्सरसाइज एस्पेक्ट को ही यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनाया। इसके फिलॉसफिकल और आध्यात्मिक पक्ष को तो हमने संजोकर रखा कई हजार वर्षों तक। तो वो कहते हैं ना कि खुशबू और जो मोहब्बत होती है वो छुप नहीं सकती। इसी तरह से योग ऐसी विद्या रही कि जो किसी न किसी रूप में विदेशों में गई, लेकिन उसका जो रूट है वो भारत में ही रहा। आज भी जो 200 घंटे के कुछ कोर्सेज, कुछ 500 आवर्स के जो कोर्सेज विदेशों में चलते हैं, वो सब फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं। मैं देख रहा था बहुत से ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी लिस्ट मैं देख रहा था। अभी करियर इन योगा के ऊपर एक सेशन तैयार कर रहा था मैं। तो वो लोग सारी विद्याएं हमारे यहाँ से ही लेकर गए हैं और उन्होंने क्या किया कि हमारे योग को क्यूगोंग होती है, एक चाइनीज टेक्निक, एक दाइची होता है, उसके साथ जोड़कर और फिजिकल एक्सरसाइज के साथ जोड़कर अपना एक मॉड्यूल डेवलप किया। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग बड़े क्रिएटिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और जितनी भी रिसर्च हुई है अभी तक, जो है लोगों को केवल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो महर्षि महेश योगी की रिसर्च है, उसके बारे में ही पता था। और सबसे ज्यादा पब्लिकेशन, सबसे ज्यादा रिसर्च जो है वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टेक्निक पे ही हुई। अयंगर जी ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। जो अगर यदि मैं मॉडर्न योगा की डेवलपमेंट की बात करूं, लेकिन उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग और पावर योगा से रिलेटेड ज्यादा ट्रेनिंग मेथड्स उनके पॉपुलर हुए। और वो भी बहुत ज्यादा जो चला, विक्रम योगा जो चला, या जो बाकी के हमारे विन्यास योग हैं, ये सभी विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। उसका सिंपल सा कारण है, यदि आप इसके ओरिजिन में जाएंगे, आप देखेंगे ये जितने भी 4 या 5 प्रकार के योग हैं, पद्धतियां हैं, जो लोगों ने धीरे धीरे मॉडिफाई की, उनको अडॉप्ट किया, उनको टीच किया, आज भी कर रहे हैं, इनका जो ओरिजिन है वो हमारा ट्रेडिशनल योग ही है, वो हमारे वेद ही हैं, वो हमारे वेदांत ही हैं। इसकी जो ओरिजिन है उसको बेसिक जो कंपोनेंट है, बेसिक जो बायोकेमिस्ट्री है इससे संबंधित, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि मेडिकल साइंस ने अभी हाल फिलहाल में योग को एज ए होलिस्टिक साइंस एक्सेप्ट किया और ना केवल इसकी नई डेफिनेशन बनाई योग की मेडिकल साइंस, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि योग के ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स को उठाकर उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स की इंप्रूव करने के लिए इसे बहुत बड़े स्तर पर
कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी का एक पार्ट बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी के जो मोड्स हैं उनको बहुत बड़े लेवल के ऊपर आज की डेट में प्रैक्टिस किया जा रहा है फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पसेस। इसको वो बायोसाइको सोशल मॉडल भी नाम देते हैं, क्योंकि योग का जो रोल है वो केवल पेशेंट को प्रिवेंशन या प्रमोशन में ही नहीं है, बल्कि होलिस्टिक तरीके से रिहेबिलिटेट करना जो बीमार हैं, जिनमें एलोस्टैटिक लोड बहुत अधिक है, उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रोल पाया गया है। और ये भी देखा गया है कि जो भी दो तरह की साइंसेज हैं, जैसे बायोमेडिकल साइंसेज का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेनली क्या रहता है कि कोई भी एक्यूट कंडीशन, यानी कि जैसे सांस का रुक जाना तो वेंटिलेटर पे लगा दिया, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आपने पर्टिकुलर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया या इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड कर दी ताकि जो व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सके, वहां तक ही लिमिटेड है बायोमेडिकल साइंस। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल इट इज प्रिवेंटिव, इट इज प्रमोटिव, बट थ्रू नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा, जिसमें हम शंख प्रक्षालन, पंचकर्म, षट क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, कैंसर जैसे असाध्य, डायबिटीज जैसे असाध्य रोगों का भी इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स के माध्यम से बहुत सक्सेसफुल प्रयोग किए गए हैं। अब धीरे धीरे रिसर्च का जो कंपोनेंट है हमारा, वो एस व्यासा के माध्यम से, बैंगलोर एस व्यासा के माध्यम से हमारे देश में भी आ रहा है। और मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो में देखा कि एक बायो केमिस्ट हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो यूएस से स्पेशल इंडिया आए ये पता करने के लिए कि जिस प्रकार से अमेरिका में कोरोना वायरस फैला उस तरह से भारत में क्यों नहीं फैल रहा है। और वो सीधे गए ट्राइबल एरियाज में। सबसे पहले वो गए मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में, तो उन्होंने वहां पर सिर्फ एक ही चीज पाया। उन्होंने कहा कि वहां के लोग आंवला, हरड़ और बेहड़ा का इस्तेमाल करते हैं और दिन भर खूब मेहनत मुशक्कत करते हैं। तो उनका ये निष्कर्ष था, 8-9 साल उन्होंने रिसर्च की कि इनको कभी वायरस हो ही नहीं सकता। कोरोना क्या, इनको कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग इतने नेचर के पास रहते हैं, इतनी नेचुरल चीजें कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया को कंपेयर करने के लिए अहमदाबाद में भी वही रिसर्च, वही टीम, वही इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने के लिए, उनके ब्लड टेस्ट करने के लिए अहमदाबाद के पास एक ट्राइबल एरिया है, वहां वो गए और उन्होंने बिल्कुल सेम वही लाइफस्टाइल, उसी तरह की औषधियां, उसी तरह का जो नेचुरल लाइफस्टाइल वहां पर भी पाया। अब जो ये मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया है, उनका जो कंक्लूजन था उसमें वो ये बात कहना चाह रहे थे कि हमारी जो रूट्स हैं वो गांव से जुड़ी हुई हैं। उनका ये कहना था कि 1200-1500 किलोमीटर का फर्क है मध्य प्रदेश के उस ट्राइबल एरिया में और गुजरात के ट्राइबल एरिया के अंदर, जो बड़े रिमोट में था। और वहाँ कोई एसी, कोई कूलर नहीं है, वहाँ आज भी उनके यहाँ झरने, तालाब, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है। और कोरोना वायरस जैसी या कोई भी उनके समाज में आज तक कोई बीमारी हुई ही नहीं। हुई भी है तो उन लोगों को ये पता ही नहीं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। और हमारे यहाँ आज की डेट में, मुझे याद है मेरा बेटा 99 में पैदा हुआ था, उसको 6 साल की उम्र तक कम से कम 14 इंजेक्शन मैंने लगवाए और 50,000 रुपए के तो मैंने वैक्सीन के इंजेक्शन ही लगवा दिए उसे। क्यों? क्योंकि एक ही बच्चा, और फिर डर होता है पहले बच्चे में कि डॉक्टर जो कह रहा है भैया उसकी बात मान लो, वरना हमें तो, मुझे याद है आज तक यहाँ निशान है, चिकन पॉक्स का सिर्फ एक इंजेक्शन लगा था, उसके अलावा पोलियो ड्रॉप भी हमने नहीं पी। पोलियो ड्रॉप भी बड़े बाद में आए। तो ये एक बिजनेस बन गया, और इतना बड़ा बिजनेस बन गया है कि अमेरिका में मैं पढ़ रहा था, $14 बिलियन का बिजनेस है। किस चीज का? मेडिसिन का, सप्लीमेंट्स का, इंजेक्शंस का। अब उनको जब योगा मिला, उनको जब आयुर्वेदा मिला, तो उन्होंने ये देखा कि ये एक तो ये नॉन इन्वेजिव है, नंबर 2 ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि इसमें तो कुछ खर्चा ही नहीं होता, केवल आसन करने, केवल आपको लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है और घर में बनी हुई मसालों का, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना है। तो उनके यहाँ पर उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा था
ओवर द काउंटर मेडिसिन की वजह से, सप्लीमेंट की वजह से, ऑपरेशन की वजह से सबसे ज्यादा बीमारी मानसिक रूप की वहां मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और जो इरिवर्सिबल एमएस जिसे हम डिजीज कहते हैं, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उन लोगों के सबसे ज्यादा कमजोर इम्यून सिस्टम है। हमारे इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है। तो उनका जो ये इतना बड़ा खर्चा योग आयुर्वेद के माध्यम से कम हुआ, उसका श्रेय भी भारत को जाता है। वो अलग बात है कि इसका क्रेडिट हमें इसलिए नहीं मिल पाता बहुत अधिक, क्योंकि हम लोग रिसर्च में बिलीव कम करते हैं। तो मैं यही आह्वान करूंगा कि आपकी संस्था का जो नाम है, मैं पढ़ रहा था, यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क एंड वेलबींग, इसमें एक वर्ड और जोड़ दीजिए, रिसर्च। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन है वो बाहर जाता है सैंपल इकट्ठे करने के लिए, जबकि सबसे ज्यादा सैंपल उनको यहाँ मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा वैरायटी हमारे यहाँ है। तो जो शोध का कार्य, क्योंकि मैं शोध से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी भी जो है एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी जानी जाती है, इसलिए मैं इस फील्ड के बारे में ज्यादा आतुर रहता हूँ। और मैंने कई कंपैरेटिव स्टडीज हाल ही में पढ़ी, और हाल ही में मैंने पब्लिश भी की, घनश्याम जी जानते हैं। उसमें एक स्टडी बड़ी अच्छी मुझे मिली, जिसमें कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो हाउसवाइफ थीं, और वो अपनी लाइफ से बड़ी डिससेटिस्फाइड फील करती थी। उसका कारण ये, उन्हें हमेशा ये फील होता रहता था कि जो वर्किंग वुमेन है वो हमसे बेटर हैं, ये तो बिल्कुल ही थैंकलेस जॉब है, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, कोई मुझे पूछता नहीं, मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हूँ। तो उनको इंसोम्निया नाम की एक बीमारी हो गई। तो इस सैंपल के अंदर लगभग 80 ऐसी महिलाएं जो कि हाउसवाइफ थी और लाइफ से हाईली डिससेटिस्फाइड थी, और जिनका एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत अधिक था, उन पे एक स्टडी की गई। उनको केवल 11 मिनट का ओम का उच्चारण बताया गया, सोने से पहले उनको ये करना था। तो हुआ क्या, केवल ओम के उच्चारण से 11 मिनट उन महिलाओं की स्लीप जो डेप्रीविएशन थी, जो इंसोम्निया की बीमारी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। और लगभग 1 महीना ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब आप इमेजिन करिए कि केवल मेडिटेशन तो सीखी नहीं, लेकिन नींद अच्छी हो गई। नींद अच्छी होने से उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से 7-8 घंटे नींद आने की वजह से उनकी जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, उनके जो मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली दूर हो गए। सो इट इज ए पेनेसिया, ये एक प्रकार का अमृत है। हम इसको डॉक्यूमेंट करें, हम इसके ऊपर अधिक से अधिक शोध करें। अगर इन्वेजिव नहीं कर सकते, ब्लड सैंपल नहीं ले सकते, तो कम से कम साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर हम काम करें। जैसे मैंने बायोफीडबैक के ऊपर बहुत काम किया है, उसमें हम रिएक्शन टाइम, एंटिसिपेशन टाइम, ब्रेन वेव्स, ये सारी चीजें मेजर करते हैं बायोफीडबैक इंस्ट्रूमेंट यूज करके। और हमने ये देखा है, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से हमारे पास एक आए थे गुरुजी। एक जीएसआर मशीन होती है, उसको हम आपने देखा होगा अक्सर झूठ पकड़ने के लिए पुलिस लाई डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल करती है। तो हमने उस मशीन को उनके इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से फिंगर्स के ऊपर जैसे ही लगाया, और हमने कहा गुरुजी अभी आपकी आंखें खुली हैं, उसमें मैक्सिमम रीडिंग आती है 999, यानी कि यदि रीडिंग 0 माइक्रोवोल्ट है तो आप बहुत अधिक टेंशन में हैं। अगर किसी की 0 नहीं होती, क्योंकि अक्सर व्यक्ति जो है वो रेस्ट स्टेट में होता है, तो हर व्यक्ति की जो रीडिंग है वो लगभग 150-200 माइक्रोवोल्ट से शुरू होती है। तो उनको किलो ओम में मेजर किया जाता है वो इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्स। उनको हमने कहा आंखें खुली रखिए, तो उनकी रीडिंग जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को लगाया, वो बहुत पहुंचे हुए योगी थे ऐसा हमने सुना था। क्योंकि साइंस की कसौटी पे खरा उतरना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि चलो इनको टेस्ट कर लेते हैं। और हम बड़े मजाक मजाक में सोच रहे थे कि योगी जी की पोल खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही, आप मानेंगे नहीं, हमने इलेक्ट्रोड्स उनकी फिंगर पे लगाए, इमीडिएटली आंखें खुली थी अभी उनकी। द फर्स्ट रीडिंग वाज 550 किलो ओम्स, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू कभी 300 से ज्यादा आई ही नहीं। हमने बड़े बड़े लोगों के ऊपर टेस्ट किया। फिर हमने उनसे सिंपल ये कहा कि अब आपका जो भी ध्यान आप कर सकते हैं, जो भी मेडिटेशन आप जानते हैं, अब आप वो करिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने हमें ये कहा कि पहले मैं आंखें बंद करूंगा और जब मैं मेडिटेशन शुरू करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने अगले ही पल आंख बंद की और सीधे उनकी रीडिंग 550 से 730 पे चली गई। और फिर उन्होंने एक इशारा किया कि मैं अब मेडिटेशन शुरू कर रहा हूं। आप मानेंगे नहीं, 30 सेकंड के अंदर सीधा 999 टच कर गया। अब मशीन की तो लिमिट है,
हमें ये लगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने अपने रीडिंग्स के साथ। हम बार बार इलेक्ट्रोड्स को उठा के चेक कर रहे थे। होता क्या था, नॉर्मल व्यक्ति के बीच में क्या होता है, कभी वो टेंशन में चला जाता है, कभी वो फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर टेंशन हो जाता है, तो वो रीडिंग जो है फ्लक्चुएट करती है। कभी वो 750 आ जाती है, फिर 800 हो जाती है, फिर 750, 800, मतलब 800 से ऊपर तो कभी गई नहीं। जो हमारी मशीन 999 के ऊपर अटकी, हमें लगा खराब हो गई। तो हमने तुरंत जो है वो चेक कराया, बिजली वाले को बुलाया कि भैया देखो ये मशीन तो 999 से नीचे आ ही नहीं रही है। उसके बाद हमने उनसे बोला गुरुजी अब आप आंखें खोल लीजिए। उन्होंने आंखें खोली, मशीन वहीं 999 पे अटकी पड़ी थी। हमने फिर उनसे बोला सर थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, हमें ऐसा लग रहा है कि आप तो है ही नहीं इस संसार में, क्योंकि वैल्यू 999 आ रही है। तो वो बात करने लगे। अब वो क्या था कि वो एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले गए थे, उसी स्टेट में वो हमसे बात कर रहे हैं, वैल्यू जो है वो 800 तक पहुंची, 800 से नीचे फिर भी नहीं आई। तो ये जो असाध्य कार्य हम कहते हैं ना कि लोग जो है आंख से सरिया मोड़ देते हैं, और सुपर ह्यूमन टास्क जो हमारे योगी पुराने जमाने में कर देते थे, आज की डेट में भी आपने देखा वो कर देते हैं, ये गामा स्टेट ऑफ ब्रेन वेव में जाकर ही संभव है। और ये सालों साल की उनकी शायद मेहनत थी, जिसकी वजह से हमें ये चमत्कार पहली बार साइंटिफिक तौर पे हमने जिसे चेक किया। उसके बाद से, ये बात 2002 की मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद से मेरा योग में और नेचुरोपैथी में इतना ज्यादा विश्वास बढ़ा कि मैंने इसे एज ए रिसर्च और एकेडमिक फील्ड इसे मैंने चूज किया। इसमें मैंने मास्टर्स डिग्री की, और मैं आज तक जो भी योग के प्रेमी हैं, जैसे हमारे राकेश मोहन जी हैं, आप सभी लोग हैं, मैं बहुत खुश होता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल नॉन प्रॉफिट और खुले दिल के साथ, देखिए ये परंपरा भी हमारे देश में ही पाई जाएगी, बाहर आपको टोटल बिजनेस मिलेगा। 1.5 लाख से कम का पैकेज नहीं है 200 आवर के टीचर ट्रेनिंग कोर्स का, बाहर यदि आप कहीं भी करेंगे। हमारे यहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो 5,000 फीस लेकर 200 से ज्यादा घंटे का कोर्स हमारे स्टूडेंट्स को कराती है। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो इसके बारे में विस्तार में हमारे घनश्याम यादव जी हैं, वो शायद चर्चा करें, आप लोग इस पे और प्रकाश डालेंगे। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्यक्रम आज सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर कुछ करना चाहते हैं सर कोई, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, इन केस एनीबॉडी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्लीज। हाउ टू मेक अ करियर इन योगा, एक क्वेश्चन आया है जी। अर्जिता शारदा जी ने पूछा है, मैडम इसके ऊपर मैंने बड़ा शोध किया है। अभी अभी रिसेंटली स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा, इन तीनों ने मिलकर एक कोर्स मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके अंदर वो योगा थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देकर और फिर विभिन्न विभिन्न सेंटर्स में भेजकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है। योगा थेरेपिस्ट फॉर कैंसर क्योर, योगा थेरेपिस्ट फॉर डायबिटिक केयर, योगा थेरेपिस्ट फॉर एल्डरली केयर एंड योगा थेरेपिस्ट फॉर वुमेन प्रॉब्लम्स। आप यदि आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे और या मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इन कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसके 2 मेन फीचर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी तो सब आपको पता है। मैं आपको MA योगा, डिप्लोमा योगा, ये सब कहाँ से करना है ये सब नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको गवर्नमेंट की स्किल ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय के अंदर योगा थेरेपिस्ट का रोल बहुत अधिक होने वाला है वनस्पत योगा टीचर या योगाचार्य के, और बड़ा स्पेसिफिक रोल होगा। जैसे मैंने अभी बताया, योगा थेरेपिस्ट फॉर कैंसर आसान काम नहीं है। जब तक आप कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी को नहीं समझते, जब तक आप सिजोफ्रेनिया या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, एल्डरली केयर के बारे में नहीं जानते, आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केयर के बारे में नहीं जानते, तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। थेरेपिस्ट का मतलब होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट। तो ये जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, 1 ईयर कोर्सेज हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आपके पास 30 बाय 20 मीटर का एरिया होना चाहिए, नंबर 1। आपके यहाँ कम से कम 2 या 3 फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, ताकि आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें। उनकी डिग्रीज, उस सब की वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी सारी की सारी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। और
जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई एरिया लिया है, उसको रेंट किया है, उसका किराया दे रहे हैं, या आप बिजली पानी का खर्चा दे रहे हैं, उनके बिल को आपको सबमिट कराना पड़ेगा और उसका रिइंबर्समेंट फिर आपको गवर्नमेंट देगी. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी न्यू एंड लेटेस्ट स्कीम. इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर बच्चे 12वीं तक कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें कि योग और नेचुरोपैथी भी एक कंपोनेंट है, ले सकते हैं. यानी कि वो फिजिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, और चौथा सब्जेक्ट योग एंड नेचुरोपैथी ले सकते हैं. तो ये दो पहल आप प्लीज जरूर एक्सप्लोर करिए. और ये मत सोचिए कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूं, फिर मैं पहले एमकॉम कर लूं, उसके बाद योगा तो हो ही रहा है, योगा मैं कर लूंगी. प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट. आई थिंक एज ए पेरेंट और एज ए गार्जियन, एज ए काउंसलर भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बच्चे को क्लास 10th से ही मोटिवेट करें कि बेटा अगर आप योग को करियर लेना चाहते हो तो कम से कम 7 वर्ष की, ये एमबीबीएस से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए. मेरा तो ये मानना है कि योग का कोई भी जो कोर्स है, नेचुरोपैथी प्लस योगा, अगर आप सीख रहे हैं तो इट इज लाइक ए मेडिकल साइंस. क्योंकि इसके सीधे बाद जाके आप जो है थेरेपी भी दोगे, ट्रीटमेंट भी दोगे, एक्यूप्रेशर भी दोगे, मर्म चिकित्सा करोगे, शंख प्रक्षालन करवाओगे लोगों को. तो ऐसा ना हो जाए कि आप अनट्रेंड होकर मार्केट में जाएं और लोगों की बीमारी को बढ़ा दें. तो ये कम से कम 4 से 4.5 साल का प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए. इसके लिए भी हमें कैंपेनिंग करनी पड़ेगी. So there is another question. One of the participants has asked, is it possible that without yoga, how can we meditate? One of the participants has just asked a question. Yeah, madam, there are many different levels of meditation. मैं तो जो meditation करता हूँ उसे सहज रूप में बैठकर, ध्यान रखिएगा अपने पोस्चर का कि आप जब भी बैठे हो आपके पांव जमीन पे फ्लैट हों और कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर खड़ी कमर बैठकर केवल और केवल यदि आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इट इज easier said than done. You just have to keep your fingers in chin mudra or ज्ञान मुद्रा. Keep your body completely relaxed. Scan your body from bottom to top. इसी के अंदर आप ये देखेंगे कि आपका ध्यान कई बार भटकेगा, तो निराश नहीं होना. Just if you are distracted, bring back your attention and then concentrate right in the middle of your nose, here, nose bridge के ऊपर, कि जब आप breathe in कर रहे हैं तो सांस ठंडी है, जब आप breathe out कर रहे हो तो it is warm. The end about it. अगर आप इस पोजीशन के अंदर सिर्फ प्रॉपर अवेयरनेस अपनी ब्रेथ के ऊपर ले आए, ध्यान रखिएगा मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेटिंग. यू डोंट हैव टू फोकस टू हार्ड. जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड लेट योर ब्रेथ बी डीप, स्लो एंड रिदमिक. यदि आप 10 से 20 मिनट इस पोजीशन में अनडिस्ट्रैक्टेड बैठ सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी मेडिटेशन हो गई. स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स. Okay, sir. One more question from a young listener, Bhini. Here, we are in age of smartphones and 24/7 connections, which is increasing our immediacy. How do we cope up with an impatient world through yoga? I didn't quite get this question. She's saying screen time is more? Yeah, no. The smartphones, they are using smartphones okay. 24/7. Yeah, and they are becoming very impatient. So how to calm themselves through yoga? Same thing, screen time. I call that screen time. Screen चाहे कोई भी हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स की हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे बैठने की बात हो, इंस्टाग्राम से हटे फेसबुक पे आ गए, फेसबुक से हटे व्हाट्सएप पे आ गए, तो सारी जिंदगी जो है हमारी आजकल इन्हीं चीजों में घूम रही है. अभी रिसेंटली बड़ा जबरदस्त डिबेट एक हुआ, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया. एक साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि 5वीं क्लास के बच्चों के लिए तो कभी भी ऑनलाइन क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए. तो बहुत सारे आर्गुमेंट आए, काउंटर आर्गुमेंट्स आए, बट अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला कि जो स्क्रीन या जो रेडिएशंस हैं हमारे आसपास, चाहे वो वाईफाई की रेडिएशंस हो, चाहे वो सेलुलर टावर्स की रेडिएशन हो, एज पर रूल 150 मीटर से दूर होना चाहिए सेल का कोई भी टावर, अगर सेलुलर टावर आपके घर से. अदरवाइज कैंसर और सिजोफ्रेनिया जैसे जो बीमारियां वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं.
लेकिन उन पर्टिकुलर सेल टावर्स का क्या करें, मोबाइल फोन की शेप में जो छोटे छोटे सेल टावर हमारी जेब में हमेशा रहते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि इन रेडिएशन से हम दूर तो हो नहीं सकते बहुत अधिक देर तक, हाँ, लेकिन ये हम जरूर कर सकते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ एग्जाम्पल रादर देन परसेप्ट, हम खुद एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि हम स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें। नंबर 2, प्लीज यूज पेरेंटल लॉक। आजकल एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहां पर पेरेंटल लॉक का एक ऑप्शन आता है और उसमें स्क्रीन टाइम आप देख सकते हैं कि एक बच्चा कितना समय जो है वो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, कौन से सोशल मीडिया पे कितना समय बिताए ये भी आ जाता है। जब मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया कि मैं देखना आपको बताती हूँ कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, तो मैं हैरान हो गया। मैं 8 घंटे बिताता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, 3 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर, 4 घंटे फेसबुक के ऊपर, 2 घंटे, कुल मिला के 8 घंटे जो है दिन के। अगर 18 घंटे हम जागते रहते हैं तो 18 में से 8 घंटे गए, सिर्फ 10 घंटे रह गए आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी जो कितनी कंप्रोमाइज हो रही है हमारी। अब होता क्या है, हमने जब घनश्याम जी जानते हैं, एक चीज होती है जैन विश्व भारती में हमें सिखाई गई, अणुव्रत। अणुव्रत का तात्पर्य है छोटे छोटे संकल्प। अभी कल मैंने संकल्प लिया कि आज 12 बजे से पहले मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, और मेरा संकल्प जो है वो आधे घंटे में ही टूट गया, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा थे। 21 जून का दिन है। अच्छा, अब गुरुजी अगर कह रहे हैं हैप्पी योगा डे, गुरुजी को जवाब नहीं दिया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तो होता क्या है, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम पागल हो जाएं। मान लीजिए आज मोबाइल खत्म हो जाए, हम सबसे कहो जी चाइनीज का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, सबसे ये बोलो सबके मोबाइल चाइनीज है, फेंक दो ना इसे पानी में। पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। So we are addicted to screen time and this screen time is affecting our psychology. उसका रीजन सबसे ज्यादा हमें जब पता लगता है जब हम रात को 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है हमारा। फ्रंटल, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी चलती रहती है और हम जबरदस्ती सोने का प्रयास करते हैं। नींद हमें आती नहीं, फिर नींद पूरी नहीं होती। 7 घंटे सोना बहुत आवश्यक है, और 7 घंटे सोने का मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहे और करवटें बदलते रहे। इट शुड बी अ डेल्टा स्लीप। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डेल्टा स्लीप, you are not refreshed, your brain is not rejuvenated. Sir, one more question. Yeah. How does yoga boost our immunity? हाँ, इसके ऊपर अभी मेरा 1 घंटे का सेशन था पीछे। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन छोटे छोटे दर्शक हैं सर, तो शॉर्ट में थोड़ा सा ज्ञान प्रदान कीजिए। शॉर्ट में मैं इम्यूनिटी के बारे में यही बताना चाहूंगा कि 4 चीजें हैं जो मैंने पूरे डिस्कोर्स से सीखी हैं। मैंने विश्वरूप रॉय चौधरी को भी सुन लिया, WHO के रोज भाषण सुनता हूं मैं, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब कराया हुआ है। WHO वाले रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे अभी कल ही स्टेटमेंट आई WHO की इम्यूनिटी को लेके कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, they don't have to worry because they are not going to get affected or they are not going to make other people infected. अब ये पहली स्टेटमेंट से बिल्कुल पलट गए। पहले ये था कि even if you are asymptomatic then still you are a carrier, you can transfer the virus to other people. अब यही नहीं पता था पहले कि एक्चुअली जो फीवर है, जो सर्दी जुकाम है, रनिंग नोज है, ये कोरोना वायरस के लक्षण है या फ्लू के लक्षण है या निमोनिया के लक्षण है या इन्फ्लुएंजा के लक्षण। आप देख सकते हैं अभी तक हम इस पर्टिकुलर स्टेन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है तो कैसे करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर घूम रहे थे लेकिन उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि जो व्यक्ति किसी के कांटेक्ट टच में आया नहीं और वो व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया। तो ये एक बड़ी मिस्ट्री है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मैं केवल 4 चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले, प्लीज इंक्रीज द इनटेक ऑफ जिंक। जिंक आपको मिलता है पपीते में, तरबूज में, खरबूजों में, खीरे में। ये फिश में भी मिलता है आपको, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मछली से के माध्यम से जिंक को कंज्यूम करें। जिंक की डेफिशिएंसी जो है ये बहुत हद तक हमारे इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। नंबर 2 मैं कहूंगा, प्लीज कंज्यूम प्रोटीन थ्रू स्प्राउट्स।
और मूंग दाल का जो स्प्राउट है वो सबसे ज्यादा यूजफुल स्प्राउट होता है उसमें, क्योंकि प्रोटीन होता है। और आप देखेंगे हमारी बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज हैं, दे आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन्स। जितना ज्यादा आप प्रोटीन इंटेक करेंगे थ्रू स्प्राउट्स, उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेगा। तीसरी बात मैं करूंगा, आप विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाइए, आंवला और नींबू का प्रयोग कीजिए, आपका इम्यून सिस्टम, बट कैल्शियम का जो इंटेक है वो उससे आपका मेंटेन रहेगा। तो यदि आप रिकवर कर जाते हैं तो देर तक आप रह सकते हैं स्वस्थ। चौथा है द इंटेक ऑफ आयरन। जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चुकंदर है, रेड कलर की जो हमारे फ्रूट्स हैं, आपके अनार हैं, गाजर है, ये सब में आपको आयरन रिच फूड है। आयरन जो है वो आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, वैसोडाइलेशन करता है, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है आपके मसल्स तक, आपके ब्रेन तक पहुंचती है। और ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में हेल्प करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए अवेलेबल हो सके। उसके बाद जब आप कंप्लीट रिकवर हो चुके, आप हेल्दी हो गए, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन ड्रिंकिंग हॉट वाटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वार्म वाटर, द वाटर हैज टू बी हॉट। इतना भी ना हो कि मुंह जल जाए, लेकिन तेज गर्म पानी आप पीते चले जाइए। आपको कभी भी कोई भी वायरस टच नहीं कर सकता। आज कोरोना आया, कल को पता नहीं कौन सा वायरस आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं हो पाएगा, दैट आई गारंटी। थैंक यू सर, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। और ये जो गर्म पानी और वार्म की जो आपने लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन दी है वो हमें बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि हम गर्म को वार्म समझ के ही पीते रहते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ। एक हमारे कॉलर का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ योगा कोर्सेज इन गवर्नमेंट सेक्टर? छोटा सा सर इसके बारे में देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज हैं तो सही, लेकिन लिमिटेड हैं। मैं ये कहूंगा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जितनी भी, जिसके अंदर की, जैसे डीएसटी की अगर आप बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उनके यहाँ करोड़ों रुपया पड़ा है प्रोजेक्ट्स के नाम पे। अभी रिसेंटली हमने वो प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना था, तो हम मिलने गए डीएसटी के चेयरमैन से। उन्होंने हमसे ये कहा कि सर हम आपको, आप किस फील्ड से हैं? तो हमने कहा भी हम तो योगा और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से हैं। बोले सर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा सर हमें क्यों नहीं मिलेगा? आपकी तो स्कीम ही जो है वो योगा और नेचुरोपैथी की स्कीम है कि आप प्रोजेक्ट ही जो है इसके फील्ड में देंगे। बोले नहीं, हम प्रोजेक्ट देते हैं या तो मेडिकल बैकग्राउंड का व्यक्ति हो या फिर कोई हाई लेवल रिप्यूटेड साइंटिस्ट हो। आपको हम प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं दे सकते। आप किसी मेडिकल डॉक्टर को जोड़ लीजिए, चाहे वो बीए एमएससी क्यों ना हो, तब हम आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे। तो हमने कारण पूछा, तो वो कारण मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे थे कि योग के लोग थोड़े कॉम्पिटेंट नहीं होते, वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, फिर वो बाद में उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसकी जो टेक्निकलिटीज है, उन्हें समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट दें, तो मैंने क्या किया, उनके वेबसाइट पर मैं गया और मैंने देखा कि अभी तक पिछले 2-3 सालों में उन्होंने किस किस को प्रोजेक्ट दिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 99.9% जो प्रोजेक्ट थे वो सब आईसीएमआर को, एम्स को, पीजीआई को, और साउथ के जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मणिपाल मेडिकल कॉलेजेस, सब इनके प्रोफेसर्स को दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में भी कमी है। हम बड़े हताश हो गए, फिर हम ढूंढने लगे कोई डॉक्टर मिल जाए हमें जो हमारे ग्रुप में एज ए को-पीआई हमें ज्वाइन कर ले, ताकि हमें प्रोजेक्ट मिल जाए। तो अभी तक हमारा प्रयास जारी है, प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि स्कूल सेटअप के अंदर जिस तरह से सुसाइड हो रहे हैं, स्कूल सेटअप के अंदर जिस तरह से बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मेंटल बैलेंस, मेंटल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं, योगा टीचर्स की अपॉइंटमेंट स्कूल सेटअप में होना बहुत जरूरी है। हालांकि गवर्नमेंट के सराहनीय कदम है, जैसे अभी मैंने आपको एक स्कीम बताई गवर्नमेंट की, जिसके अंदर की वो योगा थेरेपिस्ट को बनाना चाहते हैं, और उनकी स्कीम है टू इम्प्रूव अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर, जिसके अंदर लोग एंटरप्रेन्योर बने, यानी कि वो खुद नौकरियां क्रिएट करें और लोगों को अपॉइंट करें, खुद अपने जो है जगह का सही इस्तेमाल करें और खुद थेरेपिस्ट को प्रोड्यूस करें, खुद ही वो जो है अपने सेंटर्स को चलाएं।
लेकिन वो जो बिजनेस मॉडल है, अभी तक मैंने बहुत स्टडी किए हैं बहुत सारे बिजनेस मॉडल, अगर आपके पास 100 रुपए फीस देने वाले 50 भी मेंबर हैं तो आप नहीं चला सकते अपनी संस्था को, आप किराया भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपके पास 5,000 के 10 भी क्लाइंट है तो 50,000 रुपए पर मंथ अगर आपकी इनकम है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस 30,000 भी है, तो आप 20,000 रुपए बचा पाओगे। तो बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग आज की डेट में बहुत बड़ी चीज है, और ये समझना बड़ा जरूरी है कि कौन सा बिजनेस मॉडल ऐसा होगा जो हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। क्योंकि देखिए आने वाला समय सस्टेनेबिलिटी का है। आप सरवाइव तब करोगे इफ यू आर फिटेस्ट, आप सरवाइव तब करोगे इफ यू आर दी बेस्ट। ये जंगल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा फिट ही सरवाइव कर पाएगा, वरना छोटी छोटी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म होने जाने वाली है। इसलिए हमें अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा एक हैबिट बनानी चाहिए। वी मस्ट enter into discourses, we must attend refresher courses, we must have the habit of reading a lot. Yes. Thank you, Dr. Vikram. Dr. Vikram, जो आपने हमें यहाँ पे इतना सारा ज्ञान बताया है और साथ ही साथ योगा को बायो साइको सोशियो अप्रोच बताया है, वो शायद हमारे सभी दर्शकों को पसंद आई है और जरूर इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एंड योगा इज ए होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन, इट इज नॉट प्रिवेंटिव बट प्रमोटिव। सच में ये बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। अभी तक तो सिर्फ योगा आसना तक ही सीमित था, लेकिन इसके पीछे जो गहराई छुपी हुई है, कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत है, इसको पालन करने की हमें जरूरत है। आपने जो अमेरिकन बायोकेमिस्ट का भी उदाहरण दिया कि किस तरह से ट्राइबल इलाकों में उन्होंने जाके रिसर्च किया कि ये लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते। सच में हैरानी वाली बात है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि दवाइयां खा रहे हैं इसीलिए या हमारे डॉक्टर्स हमें बचा लेंगे, वो तो ऑब्वियसली बचाएंगे, लेकिन जो ये थॉट कि हमारे पास बीमारी देर से क्यों आ रही है, बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं लोग, सिर्फ एक त्रिफला चूर्ण का वो इस्तेमाल करते हैं हर रोज सुबह। तो ये बहुत ही त्रिफला चूर्ण का नहीं, वो एक्चुअली त्रिफला में जो उपस्थित 3 बूटियां होती हैं हमारी, आंवला, हरड़ और बेरड़ा। हाँ जी सर, हम वो उसकी खेती करते हैं, और मुझे जब तक खाते भी होंगे, जब खेती कर रहे हैं तो बेचते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं। और वहाँ फास्ट फूड तो है नहीं और स्क्रीन टाइम 0 है। जी। और त्रिफला चूर्ण खाने में इतना कड़वा होता है, बच्चे तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं उनको किसी और चीज में मिला के त्रिफला चूर्ण खिलाएंगे ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो आपका विक्रम सर बहुत बहुत धन्यवाद अत्यधिक ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को इसका ज्ञान लाभ मिलेगा। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम अत्यधिक आभारी हैं और भविष्य में फिर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। आज मुझे लगा कि आज हमारे भविष्य की एक मुलाकात की एक शुरुआत है और आगे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जरूर हम आपसे मिलना चाहेंगे और आपसे योगा से संबंधित जानकारी लेंगे और उसको अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने अगले वक्ता श्री A.K. वशिष्ठ को सादर आमंत्रित करती हूँ। वशिष्ठ सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सो डॉक्टर वशिष्ठ सर, he has completed his BSc, MSc, MA and PG DGC, MA, PG, DG, MA and PhD also. He is retired from Department of Education as Deputy Director Education and he is currently looking after K.R. Mangalam School. He has got many state and national awards. He has also worked with NCERT, CBSE, SCERT and NIOS, and he has conducted many workshops and seminars also, and he was a TT player as well as NCC officer and has participated in adventure camps also. Currently he is Vice President in DSSTF. I welcome you here, Dr. A.K. Vashishth ji. Now over to you. डॉक्टर वशिष्ठ सर, आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। हम सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं।
यस सर, हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कोविड-19 या कोरोना वायरस के कहर में लाखों लोग त्रस्त हैं। लाखों लोगों की नौकरी चली गई और बहुत सारे लोग बदहवास होकर के पलायन कर गए अपने गांवों की ओर, हजारों किलोमीटर चलकर। नौकरियां खत्म हो गई, काम धंधा बंद हो गया, होटल का व्यवसाय, पर्यटन का व्यवसाय, हवाई सेवा का व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया। किसी को अवसाद है, किसी को तनाव है, किसी को वर्तमान का भय है, कोई भविष्य की चिंता में खोया हुआ है। कहीं पर रक्तचाप या ब्लड प्रेशर है, कहीं पर लो ब्लड प्रेशर है, कहीं पर उनको और सुसाइडल जैसे अटेम्प्ट, आत्महत्या जैसे ख्याल उनके समय में उनके मन में आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं का कारण है मेंटल हेल्थ का ठीक ना होना, मेंटल डिसऑर्डर। टुडे आई एम टेकिंग द टॉपिक मेंटल हेल्थ. This is the slogan of mental health by WHO. Health as per World Health Organization is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease. खाली बीमारियों का ना होना, हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ हैं। मेंटल हेल्थ उसके ऊपर कहीं कुछ और चीजों में इसकी कैटेगरी में ये आती है। There are 3 factors which are responsible for मेंटल इलनेस। वन इज अ लाइफ स्टाइल। आजकल जो हमारा खान पान का व्यवहार है, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम मूल जलूल खाना पीना खा रहे हैं और हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। जैसे हम कढ़ी में मेथी डालेंगे या हम कहीं पर जीरा डालेंगे, ये सारा का सारा मेटीरिया मेडिका ओरिएंटेड हजारों सालों से चला हुआ भोजन पद्धति। इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्रदूषण में हम घिरे हुए हैं, और जेनेटिक फैक्टर हैं जो अनुवांशिक रोग हैं जिनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती है। 10th of October is observed as World Mental Health Day, and since 1994 we are observing Mental Health Day. Why we are observing Mental Health Day? We are feeling depression, we are feeling depressed, upset, we are irritating and nature, चिड़चिड़ा जाते हैं, we feel tiredness and weakness, कमजोरी महसूस करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या का भाव हमारे मन में आता है, मानसिक तनाव है, हाइपोकॉन्ड्रियसिस, जब हम किसी झूले पे झूलते हैं और हमें एक भय लगता है, उस टाइप की फीलिंग रहती है। मेंटल शॉक, कोई आपने दुर्घटना देख ली और मन के ऊपर आघात हो गया और हमेशा वही आघात है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं हैं। मेनोपॉजल सिंड्रोम, ये है वर्टिगो और ओबेसिटी या मोटापा जैसी। तो ये सारी की सारी असामान्य स्थितियां हैं जो मेंटल इलनेस की वजह से होती है। मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे, डॉक्टर साहब हैज टोल्ड अस, एंड अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इससे सुंदर कोई बात ही नहीं है। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ हम 10th अक्टूबर को मना रहे हैं, और ये मेंटल हेल्थ, इट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटल हेल्थ डे इज टू अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ around the world, is to mobilizing the efforts to support mental health. Every year various themes have been given from 1996 onwards about the seminars by WHO, which were based on women, children, mental health and human rights, adolescence या किशोरावस्था, emotional behavior, relationship between physical and mental health, occurring as a disorder, physical health across the life span, building awareness, reducing risks, and scaling up services, and such type of lot of things are there. Every year on various themes, World Federation of Mental Health celebrates Mental Health Day. A great push, investing mental health, depression, a global crisis, depression, a global crisis, a mental health, and older adults living with schizophrenia, dignity in mental health, psychological and mental health first aid. These were certain topics which were taken every year for the improvement in the mental health. There are certain game changers which can avoid the mental disease. Those are the conventional medias.
जो अवेयरनेस, जो जागृति करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में एक लेबर की स्थिति को सामान्य करने के लिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो. In industry they used to impart training. Internet is having lot of information. Social media is playing a big role. As today we are observing, Dr. Vikram Singh has enlightened us about the awareness, how to survive and how to have a sustainability. The crowdsourcing is there, educational system is there, and we are trying our level best through education also to improve mental health. How to sensitize and involve the people. Considering the most of the earlier strategies to enhance mental health, from including the mental health narratives in curriculum towards de-stigmatization, कि मेरे ऊपर तो कलंक लग गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, या मेरे अंदर तो मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया. These discrimination and early detection, अगर हम इन चीजों को जल्दी से हम इन समस्याओं का पता लगा लें तो समझिए कि we are moving towards improvising in the mental health. What are the factors which are responsible for mental disorders? Some of the factors are socio-economic conditions. बहुत गरीब हैं हम, बहुत अमीर हैं हम, या बहुत ज्यादा हमारे अंदर ईगो है, हमारा घर बहुत छोटा है, हमारा घर बहुत बड़ा है, स्त्री है उसके अंदर एक भय की भावना है, एज, मैं बहुत छोटा हूं और यहाँ सारे लोग बड़े हैं, ये मुझे मार देंगे, इस टाइप की इथनिसिटी, एक ही जाति के लोग, एक ही प्रजाति के लोग एक जगह रहते हैं और दूसरों के प्रति हेटर्डनेस रखते हैं. और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेंटल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर, द कंडीशंस आर स्ट्रेस, तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी में डेवलप ड्यू टू अंडरलाइंग लाइफ चेंजिंग फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड क्रोनिक पेन. जब बहुत घातक बीमारियां होती हैं तो उसका मन सशंकित रहता है और उसके बाद उसका मेंटल हेल्थ कहीं पर डिसऑर्डर हो जाता है. एंजाइटी डिसऑर्डर, जहां हम हमेशा किसी बात को लेकर, किसी अपने बेटे को लेकर, किसी अपनी बहू को लेकर, या किसी बालक को लेकर, या अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता करते रहते हैं, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. फैक्टर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, mental health conditions such as stress, depression and anxiety may develop due to underlying life-changing physical health problems such as cancer, diabetes, etc. जब ये बीमारियां घातक बीमारियां हो जाती है तो मन बेचैन रहता है, थकान रहती है, तनाव रहता है और उसको जो है ठीक से नींद भी नहीं आती. ऐसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था, मैं उसी चीज को एक तरह से रीइंफोर्स कर रहा हूँ. पैनिक डिसऑर्डर, कोई दंगा हो गया, आदमी घबरा गया, उसके मन में वही चीजें चल रही, दैट इज ए पैनिक डिसऑर्डर. सिंपल फोबियाज दैट माइट इन्वॉल्व द डिस्प्रोपोर्शनेट फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल्स. छिपकली से डर लगता है, मकड़ी से डर लगता है, अब उसको देखते ही वो घबरा जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपल फोबिया. सोशल फोबिया, समटाइम्स सोशल एंजाइटी इज देयर, बीइंग सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ अदर्स. हम दूसरों को समझने में गलती करते हैं, उनको सोचते ही हमारा भला नहीं चाह रहा और हम उसके प्रति सशंकित हैं. एगोरेफोबिया, दिस टर्म रेफर्स टू फियर सिचुएशन इन विच गेटिंग अवे मे बी डिफिकल्ट, सच एज ए बीइंग एलिवेटर और मूविंग ट्रेन. ट्रेन को देख करके घबरा जाते हैं. मेनी पीपल मिसअंडरस्टूड द फोबिया फियर आउटसाइड. रीड ऑल अबाउट एगोरेफोबिया. अनदर इज obsessive compulsive disorder. The people with OCD have an obsession and compulsion. In other words, they experience constant stressful thoughts and power urge to perform repeated acts. यानी अगर उसको ये कॉम्प्लेक्स हो गया कि मेरे तो हाथ गंदे हैं, आजकल जैसे सिचुएशन चल रही है, तो कम से कम 10-10 बार, 20-20 बार वो हाथ धो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना. So that is a obsessive compulsive disorder. Post traumatic स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ये तब होता है जब कोई हमें घातक बीमारी हो जाती है और उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारे तनाव आ जाते हैं. मूड डिसऑर्डर, यार मूड अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूंगा काम, और वाकई में आपकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं होती. मेजर डिप्रेशन, एन इंडिविजुअल विद अ मेजर डिप्रेशन एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट लो मूड एंड लूजेस इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज. उसका मन ही नहीं करता है कितनी भी कोशिश हो, जबकि उसके पास नॉलेज भी हो, या वो सैडनेस में है, मूड ठीक नहीं है, वो नहीं कर पाता. बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी हाँ और कभी ना की सिचुएशन. कभी वो सोचता है कि कभी उसको तनाव हो जाता है और कभी वो अपने को बहुत अच्छा महसूस करता है.
So this is a bipolar disorder and it is one of the disease related to mental health. Seasonal affective disorder, किसी किसी व्यक्ति को ये होता है कि स्प्रिंग का महीना है, छोटे दिन है, तो छोटे दिन को देख करके उसको बड़ा डर लगता है, या कोई बहुत लंबे दिन देखता है, अगर वो नॉर्वे में है तो वहां रात ही नहीं होती और वो बड़े परेशान हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और सेट. Schizophrenia, Dr. Saab has told us, schizophrenia disorder is a very interesting and it is spreading like anything from 16 to 30 years of age. As individuals have appear the fragmented personality. Schizophrenia has a negative as well as positive symptoms. Positive symptoms include delusion, दुविधा में पड़ जाना, disorder, hallucination, एक नशाशा रहता है, include withdrawal, lack of motivation. नेगेटिव, जब उसको मोटिवेशन नहीं मिलता और उसका मूड ठीक नहीं होता तो नेगेटिव सिम्टम्स आ जाते. अब इन सारी स्थितियों के लिए हम कैसे और क्या निदान पाएं, तो उसके निदान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेद में है, हमारे योगा में. हम मेडिटेशन कर सकते हैं, विपासना है, कुंडलिनी जागरण है, ध्यान है. इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ हमारे पास हैं, मेरा अधिक बोलना उचित नहीं होगा. आप विभिन्न प्रकार के योग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टेंशन्स की स्थिति. आसन कर सकते हैं, इंचेंटिंग ऑफ ओम, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, जो भी जिस सिचुएशन में ठीक होता है, एप्रोप्रिएट होता है, वो हम कर सकते हैं. फिजिकल एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है और फिजिकल एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी फिट है. रिस्क मार्क, कुछ लोग तेजी से डेली चलते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, दैट इज आल्सो, इट आल्सो इंप्रूव द मेंटल हेल्थ. मैसाज ऑफ हेड एंड फुट, समटाइम वी आर हैविंग ए मसाज ऑफ हेड और फुट. कई बार हम अपने सर की मसाज करते हैं या पैरों की मालिश करते हैं. अल्टरनेटिव एनवायरनमेंट लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम होम, जब हमारे अंदर कोई दुविधा होती है, परेशानी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, हम चलते हैं कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, नैनीताल चलते हैं या शिमला चलते हैं, तो वहां से जाने से आपका मन हट जाता है. और उसके अलावा है ब्रेन ट्रेनिंग, हम ब्रेन की ट्रेनिंग कराते हैं. और जैसा कि सर ने अभी हमें बताया था कि बिहार में जो एक बहुत बड़ा आश्रम है, वो लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, या ट्रांसलेशनल एक्सरसाइजेस होती है, उसके बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूँ, डॉक्टर साहब से सीखूंगा. तो क्लीनिंग योर बॉडी एंड रिमूव टॉक्सिन, प्रातः काल में उठ करके आप नहाइए, आपके बहुत सारे टॉक्सिन चले जाएंगे, बदबू चली जाएगी और फ्रेशनेस फील करेंगे. एंड टेक ए साउंड स्लीप, 7 hours ऑफ साउंड स्लीप, दैट इज ए वेरी गुड. इफ वी आर टेकिंग साउंड स्लीप and early in the morning we are feeling fresh, the gamma radiations are coming out, we are having a very fresh mood. So whatever the task is assigned to you or you wish to perform, you do it in a morning mood. Focus your attention repeating words like I am okay, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई शंका नहीं है, I love with everybody, I am moving towards the happiness. These are certain words which should be there in your mind for positive growth. Avoid serials and films of stress. अब नाम है फिल्म का गंगा जल और पूरी फिल्म में लड़ाई है या तनाव है. So these are the things. Avoid discussions which are related to religion or politics if like-minded people are not there. Cuddling when you are in stress. Think of good moments with the friends and good incidents. अपने चाइल्डहुड के अच्छे अनुभवों को याद कीजिए जब आप परेशान हैं. गार्डनिंग कीजिए, एक्वेरियम में जाइए, एक्वेरियम अपना पालिए, अपने ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को जब आप लव और अफेक्शन देते हैं, that is also you are de-stressing yourself. Angry mood is there, take a glass of water. Before reacting anything, you take a long breath before counting the 10, and in that way you are able to see the situation. In stress, you can have a pranayam. आपने शिव जी को देखा होगा, आपने महावीर स्वामी को देखा होगा, आपने बुद्धा को देखा होगा, अंगूठे को और पहली उंगली को दबा करके वो सांस को रोक करके बड़ा ध्यान करते हैं. एंड डेफिनेटली इट यू स्ट्रेस यू, आपका स्ट्रेस कम होता है, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए. यू डोंट हैव स्ट्रगल इन साइलेंस. जब आप शांति में होते हैं, जब आप मेडिटेशन में होते हैं, तब आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते. किसी ने कहा है आई डोंट वांट टू बी ए परफेक्ट लाइफ, मैं परफेक्ट नहीं होना चाहता, परफेक्ट तो भगवान भी नहीं है. I want to live a happy life. I think it's a very good thing if you are feeling happy. जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से आपकी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो अगर हम हमेशा मुस्कुराएं तो हम अच्छा हमारा मूड क्यों नहीं हो सकता, ये भी हमें
देखना है। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि हमें अवसाद के क्षणों को अवसर में बदलना है, घोर निराशा में उम्मीदों के दिए जलाने हैं। एक न जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वशिष्ठ जी। मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, प्लीज इनका जवाब दे दीजिए। Mental health has become a great concern during this pandemic as people are locked in their homes. How to maintain our health during this pandemic? They are talking about the mental health. Definitely, as earlier I have told you, the best things are in the hands of the yoga people, yoga experts and physical exercise experts. Earlier I have told you that the meditation is there, Vipassana is there, Kundalini Jagran is there, Dhyan is there, different type of yoga and asanas are there. Baba Ramdev is giving you the different sort of postures, and he is also giving the how to press the fingers and you can avoid the things. You can have enchanting of Gayatri mantra, Mrityunjay mantra also. Brisk walk कीजिए, तेजी से चलिए और अपने मन को भटकाने से दूर जाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और योगा वाले लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हम अपने मन को स्वस्थ रखें, तनाव ना रखें और हम डिसीजंस को प्रातः काल में लें, अच्छे मूड में लें, उसके पहले हम साउंड स्लीप लें। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं और अपने को प्रसन्न रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर कोई ये कह रहा है कि तुझे कोरोना हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, और वो हमेशा नेगेटिव ही बोल रहा है, हमेशा टीवी पे रोज रोज आपको बार बार वही न्यूज सुना रहा है, उसको कहिए प्लीज मैंने एक बार सुन ली है, ये न्यूज मुझे बार बार मत सुनाइए। तनाव वाले आजकल जितने सीरियल्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है। एक नेगेटिव कैरेक्टर रहता है, उसकी स्टोरी को लेकर के वो बढ़ाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक फिल्म है गंगाजल, मैंने सोचा कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, बनारस में उसका दृश्यांकन किया गया था, बट आई वाज सरप्राइज्ड the entire film was having violence and violence still lasts. So we should avoid these all the things. Generally we used to discuss the topics of politics and religion. If like-minded peoples are not there, it creates a lot of tension. तो बेटर ये है कि ऐसे टाइम में हम रिलीजन के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बात ही ना करें। अच्छे मोमेंट्स को याद करें, अपने बचपन को याद करें। अगर आपके पास बहुत टाइम है, छोटा सा टाइम गार्डनिंग में लगाइए, आप एक एक्वेरियम रख सकते हैं, उसको केयर कीजिए। अगर आपके घर में ग्रैंडसन है, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में आप बैठिए। कितनी भी घर में लड़ाई चल रही हो, वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो आधा तनाव आपका अपने आप दूर हो जाता है। एंग्री मूड में है, क्रोध आपको आ रहा है, एक गिलास ठंडा पानी लीजिए और कम से कम 10 बार गिनती कीजिए मन ही मन में, और उसके बाद कोई रेस्पॉन्ड कीजिए। तो जो आपको गुस्सा आ रहा है, वो जो आप रेस्पॉन्ड करना जा रहे थे, जो गलत बात बोली जा रहे थे, वो शायद बात आपकी कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो लास्ट स्क्रीन लगाई है, हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, सर इसी से सारे प्रश्नों के मुझे लगता है कि जवाब मिल जाएंगे और इसको सबने नोट कर लिया है। वेरी ट्रू। तो अब मैं निश्चित रूप से इसका लाभ सभी दर्शकों को मिलेगा। अब सर आप ये अपना स्क्रीन स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, जो आपने जो यहाँ व्याख्यान रखा उसके लिए आपका अनेकों अनेक धन्यवाद, और निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे तीसरे वक्ता श्री योगाचार्य घनश्याम यादव जी। आई वेलकम यू हियर योगाचार्य घनश्याम यादव जी। जी मैम। श्री घनश्याम यादव, he is a yogacharya and the founder of Arogya Dham in Gurgaon, spreading the message of yoga in the society. So he has completed his BPEd from University of Rajasthan and MA in yoga from Jan Vishwabharati University from Rajasthan. He also completed MA in English literature from MDU Rohtak, diploma in yoga education from Kaivalya Dham Lonavala, and he has also qualified UGC NET in yoga. Presently, he is working as a physical education teacher in Government of NCT since 2009. He has also conducted many workshops in different
government corporate offices. So I welcome you once again with a very warm heart, Shri Ghanshyam Yadav ji. Now over to you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुनीता शारदा जी एक अच्छे फैसिलिटेटर के रूप में आज हम सबके सामने हैं। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूं आपका। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी योग साधकों को एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को इतना सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा दें कि हम योग रूप इस महाकुंभ के नियमित सहभागी बने और अपने जीवन में योग की सातत्यता को धारण कर पाएं। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज की इस प्रोग्राम के आयोजक, जिनमें श्रीमान वशिष्ठ जी के दिशा निर्देशन में श्री राकेश मोहन कोठारी जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बड़े ही अल्प समय में इतना सुंदर और रोचक कार्यक्रम हम सभी योग साधकों के लिए आयोजित किया। और मैंने भी श्रवण कर इस आयोजन का भरपूर आनंद लिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह जी का, डॉक्टर वशिष्ठ जी का। इतना सुंदर और अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी प्रस्तुति हम सभी योग साधकों की योग जो पिपाशा जिज्ञासा थी उनको पूरा करने के लिए दी। एक रिसर्च योग में निश्चित रूप से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है। कहीं ना कहीं हम योग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जोड़कर अगर उसमें हम रिसर्च को और इस प्रकार की जो पीपीटी जो सर ने प्रस्तुत की थी वो भी अगर हमारे लिए अंदर एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा भरता है, तो मैं पुनः सभी साथियों से, सभी योग साधकों से ये कहना चाहूंगा कि आज का दिवस हम सभी भारतवर्ष निवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए विशेष अवसर का दिवस है, क्योंकि आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति की अनुपम विरासत व धरोहर को सार्वभौमिकता के साथ स्वीकार करते हुए योग दिवस को मना रहा है। आज पूरे दिन भर मैंने भी प्रैक्टिकली बहुत सेशंस किए हैं। 3-4 ग्रुपों में मैंने योगा सेशंस निर्धारित थे मेरे पहले से, वो हम पूरे किए। और आज अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारा पूरा भारतवर्ष इस कोविड-19 बीमारी के दौर में योग दिवस का आयोजन एक नई थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के साथ किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ घर पर ही योगाभ्यास कर रहे हैं। कितना सुंदर लगता होगा वह दृश्य जहां पर पूरा परिवार, जिसमें मैंने देखा दादा दादी, पिता माता, भाई बहन और भी परिवार के दूसरे सदस्य एक साथ बैठकर पूरे योग दिवस का जो प्रोटोकॉल था उसका अभ्यास किया। कोई उस दृश्य का वीडियो बनाकर मन ही मन आनंदित हो रहा है। मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे, छोटे छोटे बच्चे सुबह से तैयारी कर रहे थे कि पापा, मेरा अपना बच्चा सुबह मुझे 5 बजे कहता है कि पापा आपने बोला था ना, मैं खड़ा हो गया हूँ अपने आप ही, मुझे योगाभ्यास करना है। तो जब इस प्रकार की कल्चर एक डेवलप हमारे देश में होगी, हमारी सोसाइटी में होगी, तो सर ने जिन मेंटल डिसऑर्डर्स की बात की, तो निश्चित रूप से हम सभी वो आरोग्य, वो स्वास्थ्य, वो निरोग जीवन जी पाएंगे, जिसके लिए एक संपूर्ण स्वास्थ्य की परिकल्पना हमारे साहित्य में और हमारे दर्शन में की गई है। समय के प्रबंधन में सर ने मुझे जो फोबिया की बात कर रहे थे कि मुझे भी डर था कि शायद समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी अपना जो विषय था एक आशा की किरण, किस प्रकार से योग की जीवन शैली, योग कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। तो डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने और सर ने एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ उसको शेयर किया और मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके साथ उसका एक प्रैक्टिकली एस्पेक्ट कि किस प्रकार से योग को हम अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, कि कैसे हम अपने आप को आरोग्य, निरोग और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज की इस इंटरनेशनल योगा डे पर जितनी भी कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, बहुत से मेरे पास भी लिंक आए, मैंने अटेंड भी किया जहां तक संभव हो पाया, तो वहां पर मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है और शायद यही सवाल और भी मेरे जैसे योग साधकों के मन में उठ रहा होगा कि केवल क्या आज के दिन इस प्रकार के योगाभ्यास या योग सत्रों से क्या उसका उचित परिणाम मिल पाएगा? क्या योग केवल योग दिवस के लिए ही? क्योंकि मैं लगभग पिछले 18 सालों से इस योग के प्रोफेशन में जुड़ा हूं। कहीं ना कहीं आज भारत का वो मानव ये इस योग की जो व्यवस्था है इसको कहीं ना कहीं, क्योंकि अब तो थोड़ी सी अवेयरनेस हम महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी व्यक्ति सिर्फ समझता है कि योग तो सिर्फ बीमार लोगों के लिए है या उन एल्डर एज, उन वृद्ध लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए है जो शारीरिक कार्य नहीं करते। मेरी माताएं, बहनें जो मुझे कैंप्स, वर्कशॉप्स में मिलती हैं, वो मुझे कहती हैं कि सर हम तो बहुत काम करते हैं,
पूरे दिन भर हमारा घर का काम चलता रहता है, हमारे पास तो समय नहीं है। मैं उनके लिए बता दूं कि योग का एस्पेक्ट सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट के साथ नहीं है। सर ने उसकी मेंटल एस्पेक्ट की बात की। योग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर जोड़ता है, और संपूर्ण स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक बंधन में नहीं, बल्कि वो हमारा मानसिक, हमारा बौद्धिक, हमारा भावनात्मक और हमारा आध्यात्मिक पक्ष भी प्रबल बनाता है। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा अनुभव है कि योग की जो परिभाषा साहित्य में हमें पढ़ेंगे, एक दूसरे से हम सुनेंगे कि योग शब्द का अर्थ जोड़ना होता है, लेकिन मैंने अनुभव के आधार पर ये समझ पाया कि योग का अगर नियमित अभ्यास किया जाए तो योग मेरे कर्मों में कुशलता, मेरी वाणी में मधुरता और मेरे विचारों में तेजस्विता लाता है। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा कि योग एक ऐसी क्रिया है जो मेरे कर्मों में कुशलता, मेरी वाणी में मधुरता और मेरे विचारों में तेजस्विता लाता है। तो ऐसा वो संकल्प, ऐसा वो भाव मानकर मैं आज का जो विषय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द योग है उसके साथ चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूं। तो मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले अपने सभी बड़े गुरुजनों, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सारे वक्ताओं से वक्ता भी और जितने श्रोता योग साधक सामने बैठे हैं, मैं बहुत को फेशियल भी जानता हूं, शायद मुझे भी कुछ लोग जानते होंगे, सारे उम्र में मुझसे बड़े हैं, अनुभव में मुझसे बड़े हैं। तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूं, इस विषय को प्रस्तुत करते समय हो सकता है कुछ मत या मान्यताएं, पर उनके विचार मुझसे कुछ अलग हो सकते हैं। अतः आप मुझे उचित मार्गदर्शन कर प्रेरित करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से प्रार्थना है। हम चर्चा करते हैं कि योग का विषय हमारे विक्रम सर ने और सर ने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से योग आज वर्तमान युग में योग की जो सार्थकता है उसे स्वीकार्यता मिली है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान युग में योग की जो विशेष उपलब्धि है वो है उसका उपचारात्मक महत्व, थेरेपेटिक एस्पेक्ट। आज का व्यक्ति एलोपैथिक चिकित्सा के दुष्परिणामों को देखकर या स्वयं भुगत कर और अनुभव के आधार पर उस चिकित्सा पद्धति को ना चुनकर योग व आयुर्वेद की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आज योग को सार्वभौमिकता के साथ स्वीकार्यता मिली है और रोग के अनुसार व्यक्ति योगिक चिकित्साओं में उनका लाभ लेकर अपना स्वास्थ्य संवर्धन कर रहे हैं। कितने ऐसे विकार हैं हमारे लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम डायबिटीज कहें, मोटापा कहें, अस्थमा कहें, उन सभी विकारों का समाधान अगर कोई है तो वो योग ही है। क्योंकि एलोपैथी ने तो कहीं ना कहीं आज व्यक्ति को एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला बना दिया। व्यक्ति दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों के सेवन से तथा उनकी नियमित रूप से बढ़ती मात्रा से परेशान था, तो वहां पर योग ने एक अभूतपूर्व काम किया और व्यक्ति को अनेक असाध्य रोगों से मुक्त किया। स्वस्थता की परिभाषा मैं अपने इस विषय को, क्योंकि समय मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए था, समय हमारे पास में क्योंकि 6:30 तक का टाइम था, मैं संक्षेप अपनी बात को पूरा करके करूंगा कि स्वास्थ्य का जो घोतक हम सब ये स्वीकार करते हैं और शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से पहला सुख निरोगी काया कहा गया। साहित्य में हमें स्वास्थ्य का पढ़ने को मिलता है कि सम दोष समागनिश्च सम धातु मलय क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। वहां पर सिर्फ एक लंबा चौड़ा शरीर होगा वो तो हम वो स्वस्थ होगा ऐसा उसे पहचान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि आयुर्वेद कहता है, साहित्य कहता है कि सम दोष है, जहां पर तीनों दोष वात पित्त और कफ सम रूप से हों, समागनिश्च जठराग्नि सही रूप से उद्दीप्त होती हो, सम धातु त्वक 7 प्रकार की जो धातु हैं, त्वक, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं का सीक्रेशन समान रूप से होता हो। साथ ही साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, हमारी अंदर से आत्मा प्रसन्न हो, एक इंद्रिय पर हम कंट्रोल कर सकें, एक अंदर से एक प्रसन्नता, एक हैप्पीनेस हमारे अंदर हो, वो स्वस्थ कहलाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि योग द आर्ट ऑफ लाइफ, योगा इज द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का रास्ता है। तो अब सवाल हमारे मन में उठता है कि जब इतने लाभ, इतने उसके परिणामों की चर्चा हुई, इतने उसके रिसर्च के बारे में हमने बात की, तो किस प्रकार के योग के प्रयोजन को एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में अपनाए कि वो अपने आप को आरोग्य, निरोग और स्वस्थ रख सके। तो कोशिश करता हूं कि अगले 10 मिनट्स में मैं एक उस सिस्टमिक करिकुलम के साथ चर्चा कर पाऊं
कि एक सामान्य व्यक्ति भी किस प्रकार अपने जीवन को योग में बना सकता है। तो मैं आरंभ करता हूं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन, अगर आपके पास मान लीजिएगा सुबह का समय हम निकालते हैं, हमारे पास 40 to 45 मिनट्स का समय निकलता है, तो उस 40 to 45 मिनट्स में हम उस दिनचर्या को अपनाएं, यानी कि कुछ सिंपल योगिक आसन का अभ्यास करें। आसन के बारे में मेरे मन में भी सवाल था पहले कि जितना कठिन अभ्यास होगा उतना उसका अभ्यास का लाभ ज्यादा मिलेगा, और जितना कठिन अभ्यास मैं कर पाऊंगा उतना ही मैं योग में ऊंचे शिखर तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन अब मैं पूरे अनुभव के साथ ये कह पाता हूं कि योग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने कठिन अभ्यास करेंगे उतना अधिक लाभ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। एक साइंटिफिक वे से, कि सब हम लोग फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो ये समझ पाते हैं कि हमारी बॉडी को 3 प्रकार के जो मूवमेंट्स हैं, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग का, ये 3 प्रकार के मूवमेंट नियमित रूप से अगर किए जाएं तो आप सिंपल सहज सरल आसनों का अभ्यास किया जाए तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति या दोष से प्रभावित नहीं होने देंगे। ऐसा मैंने अनुभव के आधार पर समझा है। बहुत से कैंप, सेमिनार, वर्कशॉप्स मैंने आयोजित की, बहुत से लोगों के अनुभव मेरे पास हैं कि मैंने बिल्कुल सिंपल सरल सहज आसनों का अभ्यास करवाया और उन आसनों का परिणाम उतना चमत्कारिक रूप से मिला कि व्यक्ति अपने आप से, कितनी कमर से संबंधित समस्याएं थी, कितनी उसे शोल्डर पेन था, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, तो सारी समस्याएं वो दूर हुई। तो इस प्रकार आसनों का चयन हम कर सकते हैं। आसनों की वेरिएशंस को मैंने बताया, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स में बांध कर देखें कि कुछ अभ्यास हम सुपाइन पोजीशन में, यानी कि पीठ के बल लेटकर, कुछ पेट के बल लेटकर, कुछ खड़े होकर, कुछ सामान्य अवस्था में बैठकर अभ्यास किए जाएं, तो आप उन आसनों का चयन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, योगाभ्यास आपका समय, आपका स्थान और आपकी क्षमता, ये तीनों को ऑब्जर्व करता है। योगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित है। योग में कहीं भी कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स के साथ कहीं चर्चा नहीं की कि मेरा साथी, मेरा बगल वाला इतना अच्छा कर लेता, इतनी देर कर लेता, नहीं। हम खुद अपने बॉडी के सबसे अच्छे जज माने गए। यू आर ए बेस्ट जज ऑफ योर बॉडी, आपसे अच्छा और कोई जज हो नहीं सकता। आप खुद अभ्यास के दौरान, अभ्यास से पहले और अभ्यास के बाद की स्थिति, शारीरिक और मन स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप उन अभ्यासों का चयन करें कि जो आपके, जो आसन की जो परिभाषा है, स्थिरम सुखम आसनम, पुर्यात तदासनम स्थैर्य चंग लाघवम, मेरे शरीर में, मेरे अंगों में लघुता, हल्केपन की अनुभूति दे, मेरे शरीर में एक स्थिरता, एक सुख की अनुभूति दे। तो ऐसे अभ्यास आपको करने चाहिए। क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मैं विस्तार से नहीं कर पाऊंगा चर्चा इस बात पर। अगला आता है कि आप अपनी उस जीवन शैली में प्राणायाम को जरूर हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति का आधार है प्राणायाम। प्राण यानी वो जीवनी शक्ति, वो वाइटल एनर्जी जो हम सबके शरीर में विद्यमान है। हमने साहित्य में वो पढ़ा, वो समझा कि किस प्रकार से हमारे पूरे मानव जीवन को वो प्राण शक्ति चलाती है। साहित्य में चर्चा भी की गई कि हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। उसी प्रकार से 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, क्रैकल, देवदत्त और धनंजय। मैं आपके साथ ये चर्चा इसलिए कर पा रहा हूँ इनकी प्राण और उप प्राणों की, कि हम जब योग प्राणायाम का अभ्यास करें तो सिर्फ उसके एक ब्रीदिंग कंसेप्ट के साथ ही स्वीकार ना करें कि सिर्फ श्वास को लेना और छोड़ने, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। प्राण अपने आप में एक साइंस, एक विज्ञान है। हमें छींक आती है, डकार आती है, उबासी आती है, जमाई आती है, पलकें झपकती हैं, इनके पीछे एक वजह है। हमारे आंतरिक, हमारी व्यवस्थाएं भगवान ने ऐसी बनाई हैं। उन व्यवस्थाओं को अगर हम सुचारू रूप से और सही रूप से संचालित करना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने जीवन में प्राणायाम रूपी उस संकल्प को धारण करना होगा। आवश्यकता है आप प्राणायाम कौन सा करें। अगर थेरेपेटिक एस्पेक्ट्स के साथ देखें तो आप रोग के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणायामों और उन प्राणायामों को करने की टाइम लिमिटेशंस भी बताई जाती है। थेरेपेटिक एस्पेक्ट से शोध रिसर्च हुए कि किस प्रकार से कपालभाति अभ्यास के 10 से 15 मिनट करने पर आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, डायबिटीज, किडनी डिफॉर्मेशन, ओबेसिटी, इन सब विकारों का नाम जिनको दिया गया, ये सारी समस्याएं अगर आप कपालभाति अभ्यास करते हैं, कपालभाति प्राणायाम को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपको देखेंगे एक चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आएगा। उसी प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को अगर हम देखें तो साइकोसोमेटिक, जो हमारे अभी वशिष्ठ सर ने चर्चा की, जितने मनोकायिक विकार हैं, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, टेंशन, गुस्सा, नींद का ना आना, घबराहट, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ये जो सारी समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आई, ये समस्याएं
हमने ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर उसको सुख में बनाकर, आराम में बनाकर हमने खुद ने क्रिएट की है। तो थोड़ी सी आवश्यकता है हमें अपने जीवन शैली को बदलने की, परिवर्तन करने की, ताकि अपने जीवन में हम उन समस्याओं, उन विकारों से दूर रह सकें। उसी प्रकार से आसन और प्राणायाम का अभ्यास हम करें। जैसे मैंने बताया, कपालभाति का अभ्यास, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मौसम ऋतु के अनुसार हम शीतकारी प्राणायाम, गर्मी की ऋतु में हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम के लाभ को खुद महसूस कर सकते हैं। कितने अच्छे पसीने आ रहे हो, हमें प्यास लग रही हो, गर्मी का मौसम आप देखेंगे शीतली और शीतकारी का प्राणायाम में शीतलता देता है, ठंडक देता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे क्लाइमेटिकल चेंजमेंट के साथ आने जो जितने भी दुष्परिणाम हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकेंगे। इसी प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, इस प्रकार के प्राणायामों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए, पार्ट बनाए। और अपने आप को, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, रोग होने पर योग नहीं, बल्कि रोग हो ही ना इसलिए मुझे योग को अपनाना है, ऐसा संकल्प मुझे जीवन में स्वीकार करना है। हम जब प्रभात वेला में अपने परिवार के साथ बैठकर योग करते हैं तो वहां उस समय पर मेरे मन में एक बात अवश्य आती है कि मैंने योग को जो धारण किया, मैंने योग का जो संकल्प स्वीकार किया, वो संकल्प सिर्फ 1 घंटे का योग नहीं, बल्कि उस 1 घंटे के पीछे मेरे 23 घंटे का जीवन बदलने वाला है। ऐसा भाव मेरे मन में हमेशा होना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा जी, मैं योग कर रहा हूँ, मैं आसन का अभ्यास भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उचित लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन क्यों रहा है? क्योंकि हम योग से सबसे पहले उससे होने वाले लाभ के बारे में सोचते हैं। हमें योग से लाभ, योग से मैं कह रहा हूं कि आप जो अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा से आपको ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन योग भी हमसे एक अपेक्षा रखता है, और वो अपेक्षा है उसकी सातत्यता की, कंटिन्यूटी की। वो उसे हमें जीवन में स्वीकारना है, धारण करना है। तो जरूर आप आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ यौगिक जीवन शैली में आपका आहार, क्योंकि आहार के बिना योग कहीं ना कहीं आपका अभ्यास अधूरा है। क्योंकि अभी विक्रम सर ने भी बात की कि किस प्रकार से रिसर्च में साबित हुआ कि एक उचित आहार लेने से जिंक के इस्तेमाल में इम्यूनिटी बढ़ती है, और उन ट्राइबल एरियाज में उन्होंने रिसर्च किया कि किस प्रकार से आहार का प्रॉपर उचित सेवन करने से वो बीमार ही नहीं होते। तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी है। और योग दर्शन में, साहित्य में जो हठ प्रदीप का एक प्रसिद्ध योग ग्रंथ है, स्वामी स्वात्माराम, वहां पे कहते हैं कि योग में आहार अपने आप एक चिकित्सा है, आहार एक पूर्ण आयाम है। अगर आहार पर आपने ध्यान दिया तो आप स्वतः अनेक विकारों से अपने आप को प्रभावित होने से ही बचा लेंगे। वहां पर उन्होंने आहार की चर्चा की, तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हम सब लोग गलतियां करते हैं भोजन के बारे में, कि वहां पर उन्हें साफ लिखा है और अनुभव पर ये रिसर्च हुआ भी है कि अगर भोजन भूख से आधा किया जाए, हमें जितनी भी भूख है उसका आधा भोजन हमें भोजन करें, और उसके बाद में उसका एक हिस्सा हमें वायु के लिए और एक हिस्सा हमें पानी के लिए रिक्त रखना चाहिए। होता है हम भोजन से कई बार, क्योंकि भोजन हम स्वाद अनुसार जोड़ लेते हैं, भोजन का स्वाद से कोई संबंध नहीं है। मुझे ये समझना है कि ये भोजन मेरे लिए सुपाच्य है या नहीं। गरिष्ठ भोजन कोशिश करें। एक योग साधक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भोजन का चयन आप अपनी मर्जी से उस प्रकार से करें कि वो भोजन मेरे लिए सुपाच्य हो, जिसको आसानी से मेरा पाचन तंत्र पचा सके। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पाचन तंत्र ही उसको पचाना है। भूख का लगना, खाने को पचाना, और पचाने के बाद उन पाचक रस एंजाइम्स का पूरे शरीर में सर्कुलेशन कर पाना, ये मेरी पाचन व्यवस्था का एक पार्ट, एक व्यवस्था है, एक हिस्सा है। अगर मैं इसमें सहयोग करूंगा तो वो मेरा सहयोग करने वाली है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, मैं बार बार कहता हूं कि ये शरीर ही वो माध्यम है। हम कितने ही भौतिक साधन संसाधन जुटा लें, कितने ही अपने पास चीजें व्यवस्था जुटा लें, लेकिन अगर शरीर हमारा साथ नहीं देता तो सारी व्यवस्थाएं किसी काम की नहीं है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, खीर बनी हो, आपको खीर खाने का मन हो और उसी समय आपको बुखार या कुछ इस प्रकार आपका मन खाने का नहीं हो, तो आप देखेंगे उसमें कोई स्वाद नहीं रह जाता। यानी कि कहीं ना कहीं आंतरिक जो मेरी भूख है, मेरी जठराग्नि जो वैश्वानर अग्नि है, वो कहीं ना कहीं मुझे सचेत करती है कि मेरे लिए आहार क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो मैंने आसन की, प्राणायाम की और उसके बाद में आहार पे चर्चा की। अब मैं अगली चर्चा करता हूँ रिलैक्सेशन की, क्योंकि प्रॉपर अभी विक्रम सर ने बात की डेल्टा स्लीप की कि किस प्रकार से नींद आज एक अनिद्रा, इंसोमिनिया का विकार आज एक सामान्य हर एक घर में पहुंच चुका है।
व्यक्ति रात रात तक जाग कर निकाल रहा है। कईयों को मैं पूछता हूँ, कई लोगों को मैं जब सुबह प्रातः सेशन होता है तो बात करता हूँ, सर आज तो रात को 2 बजे सो पाया। मैं पूछता हूँ क्यों सो पाया, तो नींद नहीं आती। तो नींद आज अपने आप में एक समस्या बन चुकी है। तो उस प्रॉपर रिलैक्सेशन का पार्ट तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया। भगवान ने रात हमें सोने के लिए दी है, तो कोशिश करें सोने का समय एक निश्चित करें। हमारा सोने का समय निश्चित नहीं होगा, क्योंकि मैं कई बार मूवी देखता हूँ, कई बार मोबाइल यूज करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कब रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक बज रहा है। कोशिश करें आपका निश्चित समय सोने का हो और उस समय पर आप उस भगवान से प्रार्थना करें। और निश्चित रूप से आप देखेंगे योगाभ्यास, जब आपका आहार अच्छा होगा, आपके आसन होंगे, आपका प्राणायाम का अभ्यास होगा और समय पर आप नींद का प्रयास करेंगे, तो अपने आप से आप देखेंगे आप प्रॉपर समय पर नींद ले पाएंगे। क्योंकि प्रॉपर रिलैक्सेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारी मांसपेशियां थकावट आने के बाद दूसरे कार्य को करने के लिए या अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, इस प्रकार से हम मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की उस व्यवस्था को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता है। तो प्रॉपर रिलैक्सेशन हमारे जीवन में जरूर हो। उस रिलैक्सेशन को भी योगिक एक जीवन शैली में बहुत से आयाम बताए गए। योग निद्रा का अभ्यास है, कायोत्सर्ग का अभ्यास है, अनुप्रेक्षा का अभ्यास है। तो जरूर इस प्रकार अनुव्रत का अभ्यास है। अभी विक्रम सर ने चर्चा की, छोटे छोटे संकल्प लें, उन संकल्पों को पूरा, और वो संकल्प आप, मैंने बताया आप अपनी बॉडी के अच्छे जज हैं, खुद उन संकल्प को उतना ही संकल्प लें जिनको आप पूरा कर सकें। और उन संकल्प पर धीरे धीरे रुकने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे वो संकल्प जब पूरे होंगे, अंदर से एक प्रसन्नता का भाव होगा और अब आगे दूसरे संकल्प भी कर पाएंगे। तो हमने आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद हमने आहार और आहार के बाद प्रॉपर रिलैक्सेशन की बात की। और उस अंतिम योगी जीवन शैली के हिस्से में बात आती है मेडिटेशन की, ध्यान की। अभी विक्रम सर ने बिल्कुल सिंपल एक क्रिया बताई कि मैं सिर्फ कुछ नहीं करता, शाम को शांत भाव से सीधा कमर करके बैठता हूँ और अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देता हूँ। ये भी एक सहज अभ्यास है, सरल अभ्यास है। ध्यान कभी करवाया नहीं जाता, ध्यान एक अपने आप होने की अवस्था है। क्योंकि हम अष्टांग योग की जब चर्चा करते हैं, वहां पर बहिरंग और अंतरंग योग की चर्चा होती है कि किस प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि ये हमारे अंतरंग योग हैं। और उन अंतरंग योग में हमारा ध्यान का जो अभ्यास है, वो अभ्यास हमें एक सूत्र में पिरोता है। व्यक्ति, क्योंकि हम मानव हैं और मानवता रूपी गुणधर्म में सबसे बड़ा जो गुण माना गया वो है कृतज्ञता का भाव। तो मैं मानता हूं कि ध्यान हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम शाम को एक शांत भाव से बैठें और उस प्रभु के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करें कि हे प्रभु, ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये ऊर्जा, ये प्रेरणा, ये कर्म करने की जो ताकत आपने मुझे दी है, ये जो पुरुषार्थ मैं कर पा रहा हूँ, ये सब आपकी ही तो देन है, आपकी ही तो प्रेरणा से मैं ऐसा कर पाया हूँ। जब ऐसे कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में होगा तो मैं मानूंगा आपको कि अंदर से आप एक शून्य की अवस्था में महसूस करेंगे। क्योंकि हम पूरे दिन भर कितने ही ऐसे विचार, ऐसे समस्याओं का सामना करते हैं और उन समस्याओं को अगले दिन फिर वापिस अपने साथ ढोते रहते हैं और नियमित रूप से ऐसा करते रहे, अनेक विकारों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से शाम को आप मेडिटेशन करें। आप और कुछ नहीं तो सिर्फ ओम का उच्चारण करें, आप नाद को, प्रकृति के उस नाद को सुने, चक्र का ध्यान करें। बहुत अच्छा साहित्य में जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जो अष्ट चक्र की कल्पना की गई, सब चक्रों की कल्पना की गई, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये चक्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो सुसुप्त शक्तियां हैं, जिनको कुंडलिनी कहा गया, उनको एक्टिवेशन देना है। उन चक्रों पे ध्यान करें। आप त्राटक क्रिया का अभ्यास करें। कुछ नहीं कर सकते, सामने एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके अभ्यास करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर जो विचार हैं, जो नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार थे, नकारात्मक थॉट्स, चिंतन था, वो धीरे धीरे स्वतः आपसे दूर होगा। क्या कार्य था जो मुझे नहीं करना चाहिए था? कौन सा कार्य था जो मुझे करना चाहिए था? ये दृढ़ शक्ति, ये इच्छा शक्ति, ये संकल्प शक्ति आपके अंदर उपस्थित होगी, आपके अंदर आएगी। क्योंकि ये सब का बातें मैं किसी एक साहित्य में पढ़कर नहीं बता रहा हूं। मैं आपकी तरह एक योग साधक हूं और योग साधक होने के नाते मैंने अनुभव किया कि योग एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा आयाम है, अगर वो आपके जीवन में आ गया तो मैं कह रहा हूं कि हम जो अपेक्षाएं हम योग से रखते हैं उससे ज्यादा हमें मिलने वाला है। तो मैं अपनी बात को उस समय ड्यूरेशन में पूरा करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर कभी उचित, क्योंकि हम सब इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा, मैं भी कहीं बाहर से नहीं हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का एक सेवक हूँ,
और आपके साथ जब चाहूंगे तब आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तो कभी विस्तार से, कभी प्रैक्टिकल सेशन अगर आप रख पाए तो जरूर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। मेरी शुभकामनाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रेरणा दें, क्योंकि आप सभी लोग अगर आज इस मुकाम पर, इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और एक श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पॉजिटिवनेस है, वो सकारात्मकता, वो सात्विकता आपको यहाँ तक लेके आई है। आप अपने जीवन में वो पाना चाहते हैं, वो अर्जित करना चाहते हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान वो शक्ति हमें दे, वो ऊर्जा हमें दे, वो प्रेरणा हमें दे, ताकि हम अपने आप को आरोग्य, निरोग, स्वस्थ और सुंदर बना सकें। तो मैं पुनः आभार करता हूँ इस प्रोग्राम की फैसिलिटेटर सुनीता मैम का, और पूरे प्रोग्राम का जो आयोजन किया, जिनके दिशा निर्देश मार्गदर्शन में प्रोग्राम हुआ, वशिष्ठ जी का, राकेश मोहन कोठारी जी का। मैं देख रहा हूँ, मेरे से चर्चा उनसे लगातार होती रही है, कितनी मेहनत, कितना वो एफर्ट्स लगा रहे हैं आज हम सब योग साधकों के लिए। तो एक बार पुनः राकेश मोहन कोठारी जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। अभी हमारे पास आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका कि हम उत्तर चाहते हैं। हमारे पास एक दर्शक ने भेजा है, हाउ कैन द प्रैक्टिस ऑफ योगा बी हेल्पफुल इन रिकवरी फ्रॉम एन ईटिंग डिसऑर्डर? ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनोरेक्सिया या फिर बुलिमिया जैसे रोग, खासकर यंग बच्चों को हो जाते हैं अनभिज्ञता की वजह से। तो किस तरह से योग हमें हेल्प करता है? बिल्कुल जी, मैं बार बार एक बात दोहराता हूं हमेशा सेशंस में, और रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा कि अगर बीमारियों को प्रतिशतता के आधार पर बांट दिया जाए तो लगभग 75 to 80% जो डिजीजेज हैं, उनकी जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र की अव्यवस्था या उसकी गड़बड़ी का होना। तो बात आती है कि किस प्रकार से हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत बना सकें। तो योग में बहुत से ऐसे आसनों का अभ्यास है, जैसे हम उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन का अभ्यास, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, सलभासन का अभ्यास, और ट्विस्टिंग मूवमेंट्स जिनमें हम अर्धवक्रासन, पूर्ण वक्रासन, मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। तो इन सभी अभ्यासों पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये सारे अभ्यास हमारे पेट के जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा पूरा डाइजेस्टिव एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन्स है। ये सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेशन दिया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए, तो उसके लिए बहुत से आसनों का अभ्यास है, जिनका नियमित रूप से अभ्यास करने से आप देखेंगे आपको भूख अच्छी लगेगी, खाने का डाइजेशन अच्छा होगा, और उन डाइजेशन का पाचक रस पूरे शरीर में सर्कुलेशन सही रूप से होगा। तो उसके लिए बस हमें ध्यान देना है कि योगाभ्यास नियमित रूप से करें, और अपने लिए कौन सा आहार जो सुपाच्य है, जो मैं आसानी से पचा सकता हूं, उस आहार का आप सेवन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, योगा आसना शुड बी डन विद ग्रेट कॉशन, सो हाउ टू प्रैक्टिस इट एट होम? It is a very important question. Everybody is sitting at home and all idle, thinking of many things, thinking of the whole world. But how to perform yoga asana within, one room set or 2 room set, for example? जी जी बिल्कुल। आज इस कोविड-19 के इस एपिडेमिक सीजन में बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा, और शुरुआत में मैंने भी सोचा था कि यार अब तो सब कुछ घर में बंद हो गया और अब क्या करेंगे, कि बहुत से बाहर आउटिंग सेशंस चलते थे, वो सब चीजें। तो लेकिन मैंने महसूस किया कि इसमें ये कहीं भी एक अवरोध नहीं है। आप अपने घर पर, वो हो सकता है आपके पास स्पेस घर पे नीचे अगर चटाई मैट बिछाने का हो तो उस पे कर सकते हैं, अदरवाइज जिस जगह पर आप सोते हैं उस जगह पर भी आप, बेड पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, अगर आपके पास व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। अभ्यास आप अपने घर पर कर सकते हैं, उसके लिए आप सहारा ले सकते हैं सोशल मीडिया का। बहुत से यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, स्वामी रामदेव जी ने बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया कि लाइव वहां पर वो आस्था चैनल्स पर आते हैं, और बहुत से चैनल्स पर दूसरे ऋषि मुनि हमारे जो योगाचारी हैं वो भी अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं उनसे जुड़ पा नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ और दिक्कत आती है, तो कहीं किसी भी आपने
जिसको भी आप उचित समझते हैं उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके कुछ ऐसे आसनों की सीडी मंगा सकते हैं जिनका लगाकर आप नियमित रूप से अभ्यास कर सकते हैं। जगह, क्योंकि योगा विदाउट इक्विपमेंट है, यही एक ऐसा क्रिया है जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए। कई बार लगता है कि ऐसे मैं तो सर्वांगासन कर नहीं पाता, मुझे तो किसी का सहारा चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिना सहारे के आप करें, जितना कर पाते उतना करें, क्योंकि योगाभ्यास कंपैरेटिव एस्पेक्ट के साथ बिल्कुल नहीं है। आप जितना कर सकते हैं कम से कम अपनी क्षमता को ध्यान में रखें, परखें, और उसमें होने वाले दिन प्रतिदिन जो सुधार है उसको महसूस करते हुए आप जरूर जहां भी आपको समय लगता है उस समय आप बेड पर बैठकर, नीचे बैठकर, अगर आपके पास नहीं है चेयर पर बैठ के कुछ अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर अभ्यास आप कर सकते हैं, तो आराम से आप इन चीजों को सुविधाओं अनुसार आप अभ्यास कर सकते हैं। जी धन्यवाद घनश्याम जी। मैं साथ के साथ ये भी यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारे सेशन का फीडबैक फॉर्म चैट बॉक्स में साथ साथ चल रहा है, तो सभी दर्शक उस फीडबैक फॉर्म को भी भर सकते हैं। घनश्याम जी, आपका व्याख्यान बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने जो यहाँ पे बात ये बताई जो सबको जो जिसे कहते हैं कि लेमैन पीपल क्या बोलते हैं कि योग तो बीमार लोगों के लिए है। अगर बोलो कि चलो योग करते हैं तो कहते हैं कि हम कोई बीमार थोड़ी ना है। तो ये कंसेप्ट से कैसे हमको बाहर निकलना है। और मुझे लगता है इस कोविड के चलते जो है बहुत सारे लोगों में जो इतना हमने योगा का प्रचार इस समय जो किया है इसका बहुत बहुत लाभ मिला है। और वैसे कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि इस तरह के लॉकडाउन हर साल में 2 महीने हो जाना चाहिए, जिससे कि हमें मौका मिल सके कि हम इतने सारे लोगों को सुन पाए और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ ही साथ जो आपने जो बातें बताई कि योगा के नियमित अभ्यास से कर्मों में कुशलता, वाणी में मधुरता और व्यवहार में तेजस्वी, बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी ये बातें। और साथ के साथ योग ये इट्स नॉट मेयर एक्सरसाइज, ये जीने का रास्ता है। ये बहुत बहुत अच्छी सोच है। जब से योगा हम भी सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे हैं तो सच में ऐसे ही महसूस होता है कि ये जीने का रास्ता है। ये इट्स नॉट मेयर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हम घर में काम करते करते भी एक्सरसाइज हो जाती है। वॉकिंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज, बट व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट योगिक exercises, it gives so much mental satisfaction. जी। आहार प्राणायाम के बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अनुव्रत अगर हम रखते हैं, संकल्प हमारे अनुव्रत से शुरू होते हैं, अगर अनुव्रत हमारे पूरे होते जाते हैं तो संकल्प पूरे होते हैं और उसी से हमें दृढ़ शक्ति आती है और मेडिटेशन से वो शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। एवं पॉजिटिव थिंकिंग, जो भी हम करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें तो इससे हमारे जीवन में अत्यधिक सुधार होगा, प्रसन्नता आ जाएगी। तो ये सब बातें आपकी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है सभी दर्शक इस बात से ओतप्रोत होंगे और वो जरूर आपको याद करेंगे इन बातों के लिए, और हम भी भविष्य में आपके साथ इन बातों के लिए जुड़े रहना चाहेंगे। आप यहाँ आए, आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया और हम सबको इस बात का मौका मिला कि हम इतनी ओजपूर्ण बातें सुन सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जी, मुझे प्लेटफॉर्म मौका दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, वेबिनार हमारा काफी समय से चल रहा है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि उन्होंने अभी तक फीडबैक फॉर्म डाउनलोड करके भर दिया है। तो अब मैं यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ श्री राकेश मोहन कोठारी जी को। आप सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन श्री राकेश मोहन कोठारी जी, ही इज अ जनरल सेक्रेटरी in Kandan Society. He is presently working as PGT Physical Education in Government Co-ed Rampura School. Mr. Kothari ji, he is a very honest and hardworking person. जो लोग उन्हें जानते हैं वो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं कि he is a very hardworking person, and he is also worked for SCRT as resource person, and he has also coordinated with Physical Education Department of Education Delhi. He was posted in Chhattisgarh Stadium just for coordination. So, and now I invite Mr. Kothari to extend a vote of thanks. Now over to you, Shri Rakesh Mohan Kothari ji. धन्यवाद सुनीता मैम, आप सभी का धन्यवाद। बहुत
बोल दिया आपने, इतना कुछ है नहीं। बस ये है कि आप सभी के सहयोग से ये वेबिनार बहुत जल्दी से हम लोगों ने इसके लिए कार्य किया था और आप सभी के सहयोग से ये चल रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स पूरी इंडिया से जुड़े हुए हैं, मैं सभी का प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत धैर्य के साथ उन्होंने यह 1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज का दिन बहुत हेक्टिक है, मुझे भी पता है, मैं भी 2 वेबिनार सुबह से मैंने भी अटेंड किए हैं। और आप सभी का धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी बहुत सारे, हरजीत मैम भी जुड़ी हैं और बहुत सारे जुड़े हैं, सुपरवाइजर फिजिकल एजुकेशन भी जुड़े हैं, मेरे प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य इस डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। फ्लोरबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप सिंह जी हैं और बहुत सारे फेडरेशन के हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारा सहयोग किया और ये समय दिया कि आप इस वेबिनार में हों। स्पेशली थैंक्स करता हूं हमारी जो पूरी टीम है जो बहुत दिनों से इसके ऊपर काम कर रही है। टेक्निकल सपोर्ट में 5-7 लोग हैं। टीम हेड सलाउद्दीन जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं जैन हैप्पी स्कूल में, सुनीता मैम लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन है रायसीना बंगाली स्कूल में, डॉक्टर ए के वशिष्ठ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कर रहा हूँ हमारे जो इस कुंदन सोसाइटी के प्रधान हैं श्री जवाहर सिंह तोमर जी का, जो किसी कारणवश अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, श्री सुरेंद्र शर्मा जी का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसमें, कि उन्हीं के सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो पाया है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और घनश्याम जी, विक्रम जी और डॉक्टर ए के वशिष्ठ जिन्होंने पूरे 1.5 घंटे तक इतने सारे लोगों को बांधे रखा, आपका सहर्ष बार बार धन्यवाद है सर। और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती भी करता हूं, मुझे पता है कि आप एक बार में ही मेरे कहने पे आ जाएंगे। आपने कहा कि प्रैक्टिकल सेशन, मैं प्रैक्टिकल सेशन में बिलीव करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन थ्योरी। तो हम अगर कुंदन सोसाइटी का हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है और 3 दिन के अंदर उसमें लगभग 100-125 लोग जुड़ गए हैं, तो उसके फीडबैक यदि हमें मिलेंगे तो एक प्रैक्टिकल सेशन हम जरूर करना चाहेंगे आपके साथ घनश्याम जी और सभी स्पीकर जो अभी यहाँ पर थे। तो आप सभी का धन्यवाद पुनः एक बार फिर। और आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आपको ई सर्टिफिकेट हम लोग आपके मेल में, जो रजिस्टर्ड मेल है उसमें दे देंगे। धन्यवाद सभी का।